इतने सुंदर वातावरण में माँ नर्मदा के किनारे इस मौन को तोड़ना भी अच्छा नहीं लग रहा है, इतना सुंदर वातावरण। फिर भी जब बताया है तो कुछ बातें करेंगे। प्रश्न अभी आ रहे हैं तो प्रश्नों को दूसरे सेशन में लेंगे। तो कल जो बता रहे थे, कल पूज्य स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज की कुछ बातें बताई, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के 10वें परमाध्यक्ष मठ और रामकृष्ण मिशन के 11वें परमाध्यक्ष थे पूज्य स्वामी गंभीरानंद जी महाराज। उनका नाम ही था गंभीरानंद जी और एकदम नाम के अनुसार हमेशा गंभीर रहा करते थे। किसी को ये साहस नहीं था कि उनके पास जाए, बातें करें, बहुत कम से कम बातें करते थे। फिर भी मुझे तो ये सब पता नहीं था कि वो गंभीर रहा करते हैं, इसलिए मैं पहले से उनके साथ जब वहाँ ज्वाइन किया उनके अंडर में बेलू मठ में, तो पहले से मैं उनके साथ बहुत फ्री था। तब उनका दूसरा पक्ष देखा कि भले वो बाहर से गंभीर लगते हों पर उनमें भी विनोद प्रियता है। तो उनके साथ एक साल तो उसी समय बिताया था जब बेलू मठ में। उसके बाद में फिर वो 1979 में वाइस प्रेसिडेंट बने। फिर वो रांची में रहने लगे, तब मैं भी रांची में था। तो 1985 तक वे रांची में रहे। उसके बाद में वो प्रेसिडेंट बने, तब बेलू मठ आ गया। तो उस समय रांची में हम लोग साथ में वॉकिंग करने जाते थे और उनके पास में हम लोगों ने कठोपनिषद, सब उपनिषद वगैरह का क्लास करते थे। ये सब उनके साथ काफ़ी घनिष्ठ संपर्क में आने का मुझे मौका मिला। तो एक बार उनके जो सेवक महाराज थे उन्होंने उनको चाय दी, रांची की बात है। तो महाराज चाय पी रहे थे। उस समय उसने बताया, महाराज आपको मालूम है ये किसने चाय की पत्ती दी है? ये जो डिवोटी आती है ना रोज, उन्होंने भेजी है और ये विशेष प्रकार की चाय की पत्ती है। उसका दाम 500 रुपये किलो है। उस समय 1979 के आप सोचिए, 1980 में 500 रुपये उस समय के, अभी कितना दाम होगा? बोले बहुत कॉस्टली चाय है। तो महाराज ने बोला, अरे इतनी कॉस्टली चाय, पहले बताता तो मैं जरा धीरे धीरे पीता। तो देखिए, ऐसे बाहर से गंभीर पर उतना उनको सूक्ष्म सेंस था। फिर हम लोग का जब संन्यास दीक्षा होती है तो संन्यास दीक्षा के बाद हम सभी, पहले हमारे गुरुदेव मतलब जो प्रेसिडेंट है वो देते हैं, उसके बाद में जितने वरिष्ठ सन्यासी उनको हम लोग प्रणाम करने जाते हैं और अपना नाम बताते हैं कि हमको आज ये नाम मिला संन्यास दीक्षा के बाद। तो पूज्य गंभीरानंद जी महाराज बेलू मठ में थे, उसमें वाइस प्रेसिडेंट थे। तो उनको प्रणाम करके मैंने कहा, महाराज उन्होंने पूछा क्या नाम हुआ? मैंने कहा निखिलेश्वरानंद। बाय गॉड, यू स्टार्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द पोस्ट कार्ड, इट एंड्स एट द अदर। चुटकी लेते हुए कहा, इतना लंबा नाम कि पोस्ट कार्ड में शुरू करें, एक जगह से शुरू करें तो पूरा पोस्ट कार्ड भर जाएगा, लंबा हो जाएगा। इस प्रकार से वो चुटकी देते थे। तो एक बार मैंने उनको पूछा, महाराज ऐसा बोलते हैं, माँ ने कहा है कि मैं 1 लाख जप करती थी, ये कैसे संभव है? क्योंकि यदि मंत्र जाप, जैसा कल बताया, वे ऑफ पिलग्रिम में बताया कि बाद में धीरे धीरे करके पहले प्रत्येक श्वास के साथ मंत्र जाप अपने आप होता है, फिर प्रत्येक हार्ट बीट के साथ होता है, तो उसमें भी मुश्किल से 1 लाख होता है। तो माँ बोलती मैं 1 लाख जप करती थी, कैसे संभव है? मुझे महाराज, अरे तुम ही हो जा, तुम बांग्ला जानो ना तो वही लेटा पीछे। बोले तुम कैसे हो? तो बांग्ला नहीं जानते इसलिए। अरे बांग्ला में कहावत है, আমি লক্ষ লক্ষ টাকা জোগাড় করতে পারি, আমি লক্ষ লক্ষ খুন করতে পারি,
আমি লক্ষ লক্ষ জায়গায় যেতে পারি। ওই रकम माने लक्ष माने होच्छे लाख लाख माने बहुत ज्यादा जप करती थी माँ, ये कहने का मतलब है। उसको लिटरली नहीं लेना चाहिए। कहने का मतलब है माँ बहुत जप करती थी। उन्होंने कहा मैं लाख जप करती थी। तो ठीक है, जब माँ ने महाराज ने कहा तो मैंने मान लिया। उसके बाद एक रामकृष्ण देव का उत्सव हुआ। तो रामकृष्ण देव के उत्सव में, उस उत्सव में वो अध्यक्षता कर रहे थे। ऐसे बोलना था तो रामकृष्ण देव के बारे में। और उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले मुझे एक ब्रह्मचारी ने पूछा था कि माँ ने जो कहा कि मैं लाख जप करती थी उसका क्या मतलब है। तो मैंने उसको बताया कि देखो ये बंगला में कहावत है, लाख माने बहुत ज्यादा, तो माँ बहुत ज्यादा जप करती थी। ये मैंने उसको बताया, पर मुझे खुद को संतोष नहीं हुआ। महाराज बोलते हैं देखिए कितना उनकी महानता देखो, तो उन्होंने स्वीकार किया, मुझे कुछ संतोष नहीं हुआ। उसका सच्चा उत्तर मुझे कुछ दिनों पहले मिल गया। कैसे? बोले मैं जयराम भाटी गया था, तो जयराम भाटी में जो पुराना उनका मकान है, 2 मकान है, आप जैसे गए होंगे जो जयराम भाटी में, तो जयराम भाटी में पुराने मकान में तो माँ शारदी बहुत रही थी। और एक नया मकान लास्ट 3-4 साल के लिए ही 3-4 साल उसमें रही, क्योंकि वो छोटा पड़ता था। परंतु अधिकांश सब हुआ वह पुराने मकान में। वहीं पर पूज्य वीरेश्वर महाराज की मंत्र दीक्षा हुई, ये सब वहीं पुराने मकान में हुआ। तो कई सन्यासी लोग वहां पर पुराने मकान में, जहां पर माँ खुद रहती थी, जिस उनका जो बेडरूम था वहीं उनका श्राइन था, उसमें बैठ के जप करते हैं। कुछ लोग बाहर में बरामदा में बैठ के जप करते हैं, जो भक्त लोग। सन्यासी लोग, वरिष्ठ सन्यासी पीछे भीतर जा सकते हैं। तो पूज्य गंभीराज माँ ने कहा कि मैं माँ के उस पुराने मकान में जो उनका कमरा है उसमें बैठा था, और उस समय जब करते करते मुझे इसका उत्तर मिला। क्या उत्तर मिला? कि तब मुझे बात याद आई, पूज्य स्वामी गिरजानंद जी महाराज, जो कि रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के 6ठे परमाध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था देखो मानसिक जप की जो स्पीड है बहुत अधिक होती है। आप यहां से बड़ौदा जाना चाहे तो कितनी भी स्पीड से जाएंगे तो 1.5 घंटा तो लगेगा, 1 घंटा तो लगेगा। पर यदि मन से जाना है कि मैं बड़ौदा में गया तो 1 क्षण भी नहीं लगता, बड़ौदा पहुंच के तुरंत, जैसे ही मन में सोचा बड़ौदा पहुंच। उसी प्रकार से बोलते हैं कि मानसिक जप की जो स्पीड है बहुत अधिक होती है। और फिर गंभीराज जी महाराज ने कहा आज मुझे दृढ़ विश्वास होता है, मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि मां न केवल 1 लाख जप करती थी, उससे भी ज्यादा जप करती थी। उनकी स्पीड उतनी अधिक थी जप करने की कि वे सब काम निपटाती थी, बर्तन मांजती थी, रसोई बनाती थी, इतना सब काम करती थी। पर जब जप करने बैठती थी तब उनकी स्पीड इतनी अधिक थी कि 1 लाख से भी ज्यादा जप करती थी। आज मैं उस पर पूर्ण विश्वास करता हूं। ये महाराज ने स्वीकार किया, ये उनकी महानता है। तो और वो समय के बहुत पाबंदी थे, बहुत समय में टाइम रखते, टाइम का बहुत ये था उनका। तो जब मैं नया ज्वाइन किया था बेलूर मठ में, तो मुझे तो पता नहीं था कि जनरल सेक्रेटरी हैं तो उनके पास ज़्यादा डरना चाहिए, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। मैं तो एकदम उनके कमरे में चला गया। नया जैसे ज्वाइन किया था तो मुझे पता नहीं था कि इस प्रकार का ये सोचना चाहिए, सब जनरल सेक्रेटरी में ऐसे नहीं जा सकते हैं। तो मैं बहुत फ्री था सब सन्यासियों के साथ ज्वाइन करने के पहले, तो इसलिए मैं बस चला गया। महाराज मैंने सुना है कि क्या उनकी आंखों की तकलीफ थी, तो कोई उनको पढ़ के सुनाता था, उसके अनुसार वो डिक्टेशन देते थे। जब किताब भी लिखते थे तो उसी प्रकार से लिखते थे, डिक्टेशन देते थे। उनकी आंखें खराब थी तो वो खुद नहीं लिख सकते। तो मैंने सुना कि महाराज आपको कोई दोपहर को
किताब सुनाते हैं, पढ़ के सुनाते हैं, तो मेरी इच्छा है मैं आपको किताब पढ़ के सुनाऊं। महाराज देखने लगे मेरी तरफ, कैसा है ये, ऐसा, इसकी हिम्मत कितनी है, कल के ज्वाइन किया मेरे को इस प्रकार से बोल रहा है। फिर बोला ठीक है, काल के दूसरे समय उन्होंने बोला 2 बजे आना। दूसरे दिन ठीक 2 बजे मैं गया। ठीक 2 बजे मैं बाहर बैठा था, 2 बजे दरवाजा खुला उनका और मैं प्रवेश किया, प्रणाम किया। मेरे वो इस टेबल के इस तरफ बैठे थे, सामने एक चेयर थी, उसमें मुझे बैठने को बोला। फिर पास में किताब नहीं आई थी, किताब मुझे दे दिया। ठीक 15 मिनट पढ़ने का था, जैसे ही 1:15 बजा, ठीक है सर जाओ। तो ये उनका टाइम का ये इतना ज़्यादा ये था। अभी ऐसा हुआ कि कुछ दिनों तक तो ठीक चला, बढ़िया, मैं रोज जाता हूँ, ठीक 2 बजे दरवाज़ा खुलता है, मैं अंदर बैठता हूँ, वो मुझे एक किताब देते हैं, जो भी नई किताब है उनकी इच्छा के अनुसार वो देते थे। कोई नई किताब किसने बोला है तो पढ़ने को बोलते थे। एक दिन क्या हुआ कि रात को नींद नहीं होती, गर्मी के दिन थे, रात को नींद नहीं, और वहाँ पर ये चीटियाँ बहुत आती है। उस समय हमारे यहाँ जो पीपीटीसी मतलब पीपीटीसी हमने शुरू किया था, प्री प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर हम लोगों ने शुरू किया था। कुछ व्यवस्था नहीं थी, पंखा नहीं था, कुछ नहीं था, तो जो भी हो, तो रात को भी नींद नहीं होती थी। तो दोपहर को भोजन के बाद मैं सोचा जरा 5 मिनट लेट लेता हूँ, क्योंकि रात भर नींद नहीं हुई। और जब नींद खुली तो देखा 2 बज गया है। तो तुरंत दौड़ करके मुंह धो करके जब गया, क्या वाह, दरवाजा खुला हुआ है महाराज का। मैं गया, मैं बोला कहे काम से। फिर उसके बाद में मैं अपराधी के समान अंदर गया, अपराधी के समान जाकर के प्रणाम किया। वो कुछ बोले नहीं, इशारा किया मुझे बैठने का, मैं बैठा। फिर जो किताब देते हैं उसके बदले उन्होंने क्या किया, एक घड़ी रहती थी, ऐसे घड़ी टेबल पर, ये ऐसा करके मेरी तरफ दृष्टि, कुछ भी नहीं बोले। ये घड़ी थी उनकी तरफ थी, मेरी तरफ घुमा किया। वाह, मेरी हालत जैसे काटो तो खून नहीं निकले। फिर मैं बोला महाराज आई एम सो सॉरी, आई अपोलोजाइज। और वो कुछ भी बोले नहीं, एक भी सेंटेंस बोले नहीं, क्यों देर से आया क्या नहीं। ये जो घड़ी घुमाया ना, वो सबसे ज्यादा था, सबसे ज्यादा वही बात थी। फिर दूसरे दिन से बोला भाई मैं तो फिर भोजन करके बेंच पे बैठ जाता था, रूम में जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं जगह से। तो वो बहुत ही पंक्चुअल थे, टाइम कीपिंग उनका बहुत अधिक था। 12वें परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज, उनके साथ हमारा अलग संबंध था। वो मां के समान थे, कभी उनको क्रोधित होते नहीं देखा, कभी उनको चिल्लाते हुए नहीं देखा। ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा नाराज हुए, ये कब पता चलता कि उन्होंने बोलना बंद किया मतलब नाराज है। यदि जाकर के उन्होंने मजाक नहीं किया और हंसे नहीं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुई है। बाकी परंतु कभी भी डांट ना उनकी, न उन्होंने कुछ बोला न किया। और सभी साधु ब्रह्मचारी भक्त सभी लोग कभी भी उनके पास जा सकते थे, उनके पास ही वाज सो नियर एंड डियर वन। और विशेष करके बेलूमठ में जब वे प्रेसिडेंट थे, उसे सभी लोग जब प्रणाम करने आते थे, खास करके ट्रेनिंग सेंटर ब्रह्मचारी साधु लोग, तो प्रणाम में कम से कम आधा घंटा लगता था, क्योंकि फिर उस समय वो बोलते थे प्रश्न पूछो प्रश्न पूछो। और सभी लोग खड़े हैं प्रणाम करके और वो प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। इतना मजा आता था, इतना हंसाते थे, इतना हंसाते थे, बहुत पेट पकड़ पकड़ कर हम लोग हंसते थे। और एकदम जैसे उनकी दीक्षा हुई थी स्वामी शारदानंद जी महाराज के पास, तो सुधीर शांत जैनो गणनाथ, आपने गीत में सुना होगा कि शरद महाराज एकदम शांत स्वभाव के थे, बेले माशे रोक तो
स्वामी विवेकानंद बोलते थे। स्वामी शारदानंद जी महाराज के बारे में, बेले माशा रक्त माने कभी गर्म ही नहीं होता, एकदम ठंडा रक्त। एक बार स्वामी विवेकानंद इतना गुस्से हो गया, इतने गुस्से हो गए, बहुत स्वामी शारदानंद ने इतना डांटा, इतना डांटा, इतना डांटा। शारदानंद जी महाराज एकदम निर्विकार, बस पूरा बोले आपका डांटना पूरा हो गया तो चलो हम लोग चाय पिएंगे। स्वामी जी माथा टूटने लगे, इसका तो बेले माशा रक्त है, गर्म ही नहीं होता है, इतना डांटा उसको कोई इफेक्ट नहीं है। तो शारदानंद जी महाराज के जो शिष्य थे भूतेशानंद जी महाराज, उनको ये गुण मिला था, एकदम शांत स्वभाव और अत्यंत सौम्य स्वभाव, और बहुत हंसाते थे। वो सब बातें तो अभी भूलने का समय भी नहीं है, अब बोली भी नहीं जा सकती कुछ कुछ बातें। तो एक बात बोल देता हूँ जो बोलने लायक नहीं, फिर भी बोल देता हूँ। तो वो राजकोट में 21 साल थे, तो राजकोट से उनको बेलमोट आना पड़ता था साल में एक आध बार मीटिंग वगैरह के लिए। तो बोलते थे, उनके एक्सपीरियंस बोलते थे, कितने 3 बार गाड़ी उनको ट्रेन चेंज करना पड़ता था। समझिए इन्होंने कितनी तपस्या की है, 3 बार ट्रेन चेंज करना पड़ता था। और उस समय 3rd क्लास ही था, 2nd क्लास तो एक डिब्बा रहता था, 1st क्लास कभी एक डिब्बा रहता, कभी नहीं था, 2nd क्लास भी सब ट्रेन में नहीं रहता था। इनकी तो ट्रेन 3 बार चेंज होती थी। तो 3rd क्लास में जाना है, रिजर्वेशन वगैरह का मामला नहीं, वो सब आजकल जैसे सीट आती है रिजर्व कम, ऐसा कुछ नहीं, वो लकड़े का ये जो है उस प्रकार का तख्ता रहता था। और बाथरूम की तो बात जाने जो डिस्क्राइब करते थे वो बताना नहीं चाहता हूँ। ऐसे में आते थे और सारे 3 दिन खाना पीना नहीं होता था, क्योंकि बाहर का लेते नहीं थे, और नीचे उतरने के बाद ट्रेन कब चली जाएगी कुछ ठीक नहीं है, ये भी बात टेंशन रहता है। पानी पीने की बात है, अब पानी पीने की बात है, हम लोग गुजरात में क्या है कि हम लोग का प्रेम एक दूसरे के प्रति बहुत रहता है, बहुत प्रेम रहता है गुजरात में सबका एक दूसरे के प्रति, तो एक दूसरे का जूठा पानी भी देते हैं, ये इतना प्रेम हम लोग का एक दूसरे। अब वो भूतेशान पर जा रहे थे, एक परिवार जा रहा था, गुजराती परिवार कलकत्ता जा रहा था। तो महाराज आप सुबह से पानी नहीं पिए तो थोड़ा सा पानी पीजिए। नहीं, मुझे पानी की जरूरत नहीं है। क्यों? नीचे उतर नहीं सकते हैं पानी लेने के लिए, पानी पीने जाएंगे तो ट्रेन छूट जाएगी। अब ये लोग सामने से पानी दे रहे हैं, महाराज ठंडा पानी है। स्वामी ठंडा नहीं मुझे बात क्या है मालूम है? बोले वो लोग मैं सामने देखा हूं कि वो जग में से निकाले पानी थोड़ा ज्यादा पिया, फिर उसी में डाला। बोले मैं कैसे वो पानी बिना पानी की चला जग निकल, ये सब बताते थे। तो एक बार ऐसे हुआ कि वहां गए थे टॉयलेट में उनका एक चप्पल नीचे गिर गया, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, चप्पल नीचे गिर गया। तो महाराज फिर क्या किया? बोले करता क्या, दूसरा भी डाला। देखिए उनकी बुद्धि देखिए कितनी सूक्ष्म बुद्धि। तुरंत उन्होंने कैलकुलेट कर लिया, अब ये मैं चेन खींचूंगा तो भी ट्रेन जब तक रुकेगी तब चप्पल तो वापस मिलने वाला नहीं है। कहाँ जाके ट्रेन रुकेगी, उसको बाद में इतना दूर आने के लिए चप्पल लेने के लिए मैं आ नहीं पाऊंगा, उतनी देर ट्रेन रुकेगी नहीं। तो फिर चप्पल तो गया, अब एक गया तो दोनों जाना, एक को काम का नहीं होगा। एक पैर में चप्पल पहनूंगा, एक पैर नहीं पहनूंगा तो हो नहीं सकता है, तो चप्पल तो दूसरा लेना ही पड़ेगा। तो क्यों ना दूसरे को काम आ जाए तो तुरंत फेंक दिया दूसरा वाला। कितना जल्दी उन्होंने कैलकुलेट किया, बुद्धि उनको देखिए, ये चप्पल वापस आने वाला नहीं है, उन्होंने सोच दिया। अब नेक्स्ट क्या है कि भाई कम से कम जगत का कल्याण, आत्मोक्षार्थ तो होगा नहीं तो जगत में जाए, अब जगत का कल्याण हो जाए, जिसको मिलेगा उसको 2 चप्पल मिलेगा तो काम आएगा, एक मिलने से उसको भी काम नहीं आएगा। भले छोटी सी घटना, पर आप देखिए कि कितना दूसरों के कल्याण के लिए उनको सोचने की भावना है कि भाई चलो मेरा चप्पल गया था तो किसी के तो काम आए, तुरंत उसको फेंक दिया नीचे। जिसको मिलेगा उसको 2 मिलेगा, पेयर मिलेगा। जो भी होगा तो उनके बारे में तो बहुत सारी बातें हैं। 13वें परमाध्यक्ष
पूज्य स्वामी रंगनाथन जी महाराज, सभी लोग जानते हैं उनके बारे में। तो भूतेशानी महाराज की किताबें बहुत प्रकाशित हुई और अधिकांश बंगला में प्रकाशित हुई है, और गंभीरानंद जी की भी बंगला में बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हुई। मैंने उनके जो लिखी हुई किताबें तो गंभीरानंद जी की बहुत सारी हैं, तो उनके बारे में भी लिखी हुई बंगला में किताबें, उनके स्मृति कथाएं वगैरह प्रकाशित हुई है। मुझे भूतेशानी महाराज की भी बहुत सारी किताबें हैं उनकी लिखी हुई, जिसमें कि खास करके रामकृष्ण वचनामृत प्रसन्न कथामृत पर उनकी जो आलोचना होती थी कापुरगाछी योगोद्यान में, बहुत सुंदर आलोचना करते थे। वो सब की किताबें हिंदी में प्रकाशित हो गई है, उनकी लिखी हुई। उनके बारे में जो किताब है वो अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, उनके जो संस्मरण है वो अभी तक हिंदी में प्रकाशित नहीं। विवेक शिखा नाम का मैगजीन प्रकाशित होता था छपरा से, उसमें एक विशेषांक उन्होंने निकाला था, भूतेशाना स्मृति विशेषांक। तो उसकी कुछ कॉपियां मेरे पास है, किसी चाहिए तो मैं बाद में दे दूंगा। ये भूतेशानी महाराज का हो गया। और गंभीरानंद जी महाराज का भी उसी प्रकार से, उनके बारे में गंभीरानंद स्मृति विशेषांक इन्होंने निकाला था डॉक्टर केदारनाथ लाभ ने छपरा से, तो वो भी अवेलेबल है। बाकी उसके सिवा गंभीरानंद महाराज की किताबें उनके बारे में है, वो केवल बंगला में है। और वीरेश्वरानंद महाराज के बारे में प्रकाशित हो गई है स्वामी वीरेश्वरानंद डिवाइन लाइफ, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है और बंगला में भी है। वो दिव्य जीवन, स्वामी वीरेश्वरानंद दिव्य जीवन, उनके बारे में उनके संस्मरण उसमें है। तो 10th हो गए, 11th हो गए, 12th हो गए। 13th प्रेसिडेंट स्वामी रंगनाथन जी महाराज, उनकी तो बहुत सारी किताबें हैं। इटर्नल वैल्यूज फॉर ए चेंजिंग सोसाइटी 4 वॉल्यूम्स, द मैसेज ऑफ द उपनिषद्स, और कई सारी उनकी किताबें हैं, ढेर सारी किताबें हैं। तो बहुत बड़े इंटरनेशनल स्पीकर थे। 17 टाइम्स ही वेंट अब्रॉड, पूरे वर्ल्ड का टूर उन्होंने किया 17 बार एज ए कल्चरल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। तो उनकी तो पूरा इतना बड़ा लिटरेचर उनका है। भगवत गीता पर अभी हम लोगों ने गुजराती में 3 वॉल्यूम उनकी इंग्लिश थे, उसका ट्रांसलेशन भी किया है। तो उनकी ऐसे बहुत सारी किताबें उनकी लिखी हुई है। उनके ऊपर जो लिखी हुई किताब वो अभी तक हिंदी में नहीं आई है, इंग्लिश में है, द मॉन्क विदाउट फ्रंटियर्स, और माई लाइफ इज माई वर्क नाम की उनकी किताब है, उसमें उनके फोटोग्राफ्स वगैरह हैं। तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं, अभी उसमें हिंदी में नहीं आया है। तो ये रंगनाथ जी महाराज की एक ही बात बताता हूँ, टाइम कम है तो एक ही बात बताता हूँ कि बहुत सारा उनके साथ भी बहुत घनिष्ठ संपर्क हुआ। तो एक बात ही बताता हूँ कि वो जब भी उनका प्रवचन होता था, उस समय प्रवचन के बाद प्रवचन में कोई न कोई एक आध किताब का रेफरेंस देते थे, ये किताब बहुत अच्छी है, इसको आप पढ़ो। और पहले से बोलते थे बुक सेल पे किताब रखना, मैं इसका बारे में बोलने वाला हूँ। वो किताब बहुत बिकती थी वो किताब, क्योंकि साहब महाराज तो बोल रहे ये किताब पढ़ना है। और हमेशा जब भी उनका लेक्चर हो गया उसके बाद में पूछते थे कितना बुक सेल हुआ आज, जितना बुक सेल हुआ उतना उनका लेक्चर सक्सेसफुल है, ऐसा मानते थे। मैंने रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए इतना अधिक उनका सब समय वो मन रहता था, वो हमने खुद ने प्रत्यक्ष देखा। तो इसलिए अब ऐसी बात हुई कि मैं रांची में था, तो 10 साल वर्ष रांची में था, तो पटना जाना पड़ता था, कभी के हफ्ते में 3-4 बार जाना पड़ता था वहाँ, क्योंकि उस समय रांची बिहार में था, वो सचिवालय पटना में था, तो जमीन वमीन की समस्या है, सबके लिए जाना पड़ता। एक बार मैं गया तो वहाँ पर डॉक्टर केदारनाथ लाभ से मुलाकात हुई। तो उनके पास से उनको स्टोरी मुझे मिली कि इस प्रकार से एक बार वो बैठे हुए थे, वो मानो स्वामी विवेकानंद का मानो उनको दर्शन हुआ, एक आकृति स्वामी विवेकानंद के समान थी, जो उनको कुछ बोल रही है पर समझ नहीं पा रहे हैं। पर ये तो मानो ये आकृति उनके सिर पर हावी हो गई और सब समय उनको मानो कुछ वो निर्देश दे रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या निर्देश, पर पागल जैसे हो गए, मन पूरा अशांत हो गया, क्या है क्या नहीं। फिर उनको लगा कि शायद स्वामी विवेकानंद चाहते हैं कि मैं एक हिंदी में पत्रिका प्रकाशित करूं। फिर उन्होंने हिंदी में जो मैगजीन निकलेगा उसकी प्रथम इश्यू का प्रथम संपादकीय लिखना जैसे शुरू किया, एकदम शांति,
मानो स्वामी विवेकानंद के पास यही चाहते थे। तो उन्होंने अपने मित्रों से बात की कि इस प्रकार से मैं हिंदी में स्वामी विवेकानंद पर एक मैगजीन मंथली शुरू करना चाहता हूँ। सब लोग बहुत हंसे, अरे भाई बिहार में फिल्म मैगजीन नहीं चलता है तो स्वामी विवेकानंद का मैगजीन शुरू करेगा, मूर्ख है, बेवकूफ है। पर बोले क्या करूं, मन में अशांत है एकदम। स्वामी विवेकानंद मानो सिर पर हावी हो गए, मैगजीन बाहर निकालना ही है, प्रकाशित करना ही है। तो उसके बाद में कुछ उधार रुपया लेकर के उन्होंने फर्स्ट इश्यू निकाला, उसका नाम दिया विवेक दीप। बाद में उसका 2 महीने के बाद उसका नाम, क्योंकि विवेक दीप में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, बंगला में एक विवेक दीप नाम की मैगजीन था रजिस्ट्रेशन में, तो फिर उसका नाम विवेक शिखा किया। तो विवेक शिखा का इश्यू लेकर के वो पटना में आए थे। पटना में स्वामी विवेकानंद जी स्वामी जी थे, वरिष्ठ सन्यासी। उनको बहुत डांटा, अरे बोले हम लोग भी अभी तक, उस समय विवेक ज्योति त्रैमासिक पत्रिका थी, हम लोग भी अभी तक मंथली मैगजीन नहीं निकाल पा रहे हैं। समन्वय नाम की पत्रिका थी, प्रत्येक मंथ निकलती थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने उसका एडिटिंग किया था, वो भी 10 साल में बंद करना पड़ा माधवानंद जी महाराज को। अब तुम्हारी ऐसी हिम्मत, मैगजीन और मंथली निकालना शुरू किया हिंदी में। मूर्ख हो क्या, बेवकूफ हो? बोले मैं क्या करूं, मैं तो नहीं चाहता था, ये स्वामी जी मेरे सिर पर हावी हो गए, मुझे जबरदस्ती निकालने का बोला, मैं क्या करूं? तो फिर महाराज ने कंपैशनेट उनका हृदय था, तो कुछ बोले मैगजीन मैं तो मेंबर नहीं बनाऊंगा, थोड़ा कॉपी दे दो, मैं भक्तों को बोलूंगा थोड़ा कॉपी खरीदेंगे। ऐसा 2-3 महीने चला, फिर 100 मेंबर 200 मेंबर, ऐसा करके उन्होंने मेंबर बनाना शुरू किया। फिर मैंने वो बात हमारे जो अध्यक्ष महाराज थे, वहां पर सेक्रेटरी महाराज थे रांची में, उनको बात बताई, तो उनको भी अच्छा लगा। नहीं बोले इतने अच्छी वो काम कर रहे, तो उनको मदद करनी चाहिए। तो हम लोगों ने जो उस समय 34 विवेकानंद सेवा संघ शुरू किए थे गाँवों में, वहां के लिए उन्होंने आश्रम की तरफ से पूरा 34 लोगों का ये सब्सिक्रिप्शन दे दिया। तो उसके कारण उनको थोड़ी राहत हुई। ऐसा करके मैंने भी अपने जो हमारे डिवोटीज, हमारे जान पहचान वाले थे, उनको सबको बोला आप मैगजीन सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा करके चल रहा था। तो मैं बेलू मठ गया हुआ था। बेलू मठ में शायद वो ट्रेनिंग सेंटर में था, तब की बात है, बेलू मठ में था। और रंगनाथ महाराज साल में 3 बार आते थे ट्रस्टी मीटिंग के लिए। महाराज का ऐसा था, सारे दिन उनके कई लेक्चर्स रहते थे, तो कभी आकर के बैठते नहीं थे, वो स्लीपिंग पोस्चर में रहते थे। जो कुछ बातें स्लीपिंग पोस्चर में होती थी, अपने पैरों को विश्राम देने के लिए, सारे दिन खड़े हैं, पैरों को विश्राम देते थे, उसी में सब सोते सोते बात होती थी, लेटे बात होती थी। तो महाराज लेटे हुए थे। मैंने सोचा पूज्य महाराज का इतना विवेकानंद लिटरेचर के प्रति इतना प्रेम है, तो मैं उनको बोलूं ये मैगजीन में स्टार्ट करने के लिए। तो वो यदि कुछ, उनके तो कितने सारे कॉन्टेक्ट हैं, उनको बोलेंगे तो कितने सारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो ये विवेक शिखा एक परमानेंट हो जाएगी। तो मैंने महाराज को कहा, महाराज इस प्रकार से डॉक्टर केदारनाथ लाल ने विवेक शिखा नाम का मैगजीन शुरू किया। वे छपरा में राजेंद्र कॉलेज के प्रोफेसर हैं हिंदी के, उन्होंने शुरू किया। जहां बोला मैं छपरा जैसे ही बोला, महाराज लेटे हुए थे बैठ के, व्हाट डिड यू से, व्हाट छपरा बर्थ प्लेस ऑफ लाटू महाराज, ओके टेल हिम टू मीट मी, वी विल स्टार्ट आश्रम देयर। अब मैं गया हूं मैगजीन के लिए, उल्टा हो गया। वो मैगजीन की तो बात ही छोड़ दिया उन्होंने, बोले पहले डॉक्टर लाभ को बोलो मुझे जल्दी कांटेक्ट करेंगे, और उनके पीछे लग गए डॉक्टर लाभ को बोला भाई रघुनाथ महाराज से बात करना चाहते हैं, वो बात बोले यू स्टार्ट एन आश्रम देयर, लाटू महाराज बर्थ प्लेस। और इतना उनको डायरेक्ट डिसाइपल के प्रति उनका प्रेम, उनका स्नेह, उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति देखिए। तुरंत उन्होंने बिरला जी को बोल करके तुरंत 10 लाख रुपया, उस समय 10 लाख बहुत होते थे, भिजवाया। फिर चीफ सेक्रेटरी थे वहां पर बिहार के, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने रिटायर हुए थे, आभास चटर्जी, उनको बोला फोन करके कि जमीन दिलवाओ, बढ़िया जमीन दिलवाओ। तो कलेक्टर के ऑफिस के पास में बहुत सुंदर जमीन, अभी छपरा में हमारा जो आश्रम है, वो जमीन के बारे में भी रंगनाथ मां ने बहुत मेहनत की है उसको दिलाने के लिए। फिर ये जो
जितना भी बना है मंदिर, माउस क्वार्टर, ये सब का पैसा रंगनाथन महाराज खुद लाए हैं। और 1.5-2 साल में तो आश्रम बन गया। हालांकि वो प्राइवेट आश्रम था, डॉक्टर केदारनाथ लाभ उसके प्रेसिडेंट थे, बाद में उसको ट्रांसफर हो गया, अभी रामकृष्ण मिशन ऑफिसर सेंटर है। कहने का मतलब क्या है, मिशनरी जिल, रंगनाथन महाराज की मिशनरी जिल कि कितना उनको रामकृष्ण विवेकानंद भाव प्रचार के लिए कितना उनका मन था। दूसरा कि डायरेक्ट डिसाइपल के प्रति और लाटू महाराज के प्रति उनकी भक्ति श्रद्धा कि वहां पर आश्रम होना ही चाहिए। ये सब पूज्य रंगनाथन महाराज की बहुत सारी बातें हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो रंगनाथन जी महाराज 13वें अध्यक्ष, 14वें परमाध्यक्ष, टैंक तो हो गया, ठीक है। तो बाद में अभी बाद में देखते हैं। और इसके बाद वाले सेशन में प्रश्नोत्तर भी होगा और दूसरी भी कुछ बातें बताऊंगा और कुछ ये भी बातें संस्मरण भी सुनाएंगे। सब मिल मिला करके लास्ट सेशन में बात करेंगे। अभी हमारा समय हो गया। भगवान श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि उनके चरणों में हमारी भक्ति रहे, प्रार्थना करते हुए हम यहाँ पर विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति।